हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइव क्लास करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास इम्पल्स मोमेंटम कोलिजन का। जो आपके पास ऑलरेडी असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप सबको दिया गया है क्लास में। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन दिए गए हैं और अभी बोर्ड पर भी क्वेश्चन दिखाई देगा। तो हम लोगों के आगे पढ़ने का जो तरीका होगा वो पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दें। आप लोगों का ओमेगा ऐप पर रिकॉर्डेड जो वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको ऐप पर मिलेंगे। जैसे फ्रेशर बैच के लिए हमने ऑप्टिक्स के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, R1 के लिए रोटेशन के लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और R2 के लिए कोलिजन वगैरह के लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहाँ से लेक्चर देखेंगे और डेली मैं यूट्यूब पर लाइव आकर के आपको जो आप उधर पढ़ते जाएंगे उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस यहाँ पे करवाता रहूँगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का आगे पढ़ने का तरीका होगा और हम आपको आगे की क्लासेस का लाइव का टाइम भी क्लास में बताते जाएंगे। बाकी आप यूट्यूब चैनल पर लाइव इवेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स दिखाई देगी, उस इवेंट्स को हिसाब से आप अपना टाइम सेट करेंगे और लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक बार रिप्लाई करके बताइए, स्टार्ट करा जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो पहले तरीका एकदम समझ गए हैं कि कैसे हम लोग आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, ओमेगा ऐप पर जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे के लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। आज से मिलना स्टार्ट हो गए हैं। आप वहाँ से लेक्चर देखेंगे और लाइव में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये तरीका हम लोगों की पढ़ाई का रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग के पास असाइनमेंट ऑलरेडी है तो आप अपना असाइनमेंट ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी असाइनमेंट है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कोचिंग में नहीं पढ़ता है वो भी असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन से ले सकता है। राइट, चलिए आप असाइनमेंट अपने पास रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सवाल में कहा जा रहा है पार्टिकल ऑफ मासेस m 2m 3m डॉट 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 nm तक आर प्लेस्ड ऑन द सेम लाइन एट डिस्टेंस l 2l 3l nl तक फ्रॉम ऑरिजिन o। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ऑरिजिन o से, हमें ऑरिजिन से सेंटर ऑफ मास की दूरी पूछी गई है। तो पहले तो क्वेश्चन जरा समझ लो बेटा क्या है। सवाल में हमसे ये बोला जा रहा है कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है ऐसे, और इस एक्स एक्सिस पर ये मान लो बेटा ऑरिजिन है। तो L दूरी पर m मास है, 2L दूरी पर 2m मास है, 3L दूरी पर 3m मास रखा गया है। ऐसे डॉट 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 आपका NL मास, आपका जो NL दूरी है वहां पे जो मास रखा गया है वो बताइए NM मास रखा गया है NL पोजीशन पे। राइट, हमें इसका एक्सीएम निकालना है। तो बताओ बेटा एक्सीएम बराबर, हमने आपको सिखाया था m1 x1, तो बताओ m इंटू एल प्लस m2 x2 2m इंटू 2l प्लस m3 x3 3m इंटू 3l प्लस डॉट 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 nm के साथ मल्टीप्लाई में आएगा nl और नीचे डिवाइड में आएगा टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m प्लस डॉट 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 nm तक। राइट, ऊपर नीचे से देखो बेटा m तो हो रहा है कैंसिल, तो यहाँ बच रहा देखो l कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बच रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर m देखिए कट रहा है, इधर देखिए 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, और नीचे बच रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक।
तो जरा गौर से देखो ये क्या लिखा है, जो ऊपर लिखा है वो n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक, ये n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम लिखा है। और नीचे जो लिखा है 1 2 3 4 से लेकर n तक, ये n नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्दर, इसी को हम ऐसे लिखते हैं L टाइम सिग्मा n स्क्वायर अपॉन सिग्मा n। ऊपर है सिग्मा n स्क्वायर, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, और नीचे है सिग्मा n, राइट। अब जरा देखो बेटा, यहां पर अगर हम बात करें, ये जो रिजल्ट होता है सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये होता है सिग्मा n स्क्वायर। और सिग्मा n होता है बेटा n प्लस 1/2। ये वैल्यूज हम लोग यहां रखेंगे। तो देखो L में n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और सिग्मा n की वैल्यू n प्लस 1/2। तो n प्लस 1 कट गया, ये 3 बचा, तो आंसर आ गया बेटा L/3 2n प्लस 1, फोर्थ आंसर आ गया। देख लीजिए आपका आंसर आ गया फोर्थ। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू ये रखिए, सिग्मा n की वैल्यू ये रखिए, आप देखेंगे फोर्थ आंसर आ रहा है, राइट। आगे बढ़ा जाए। बताओ बेटा आगे बढ़े। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। इसे मैं हटा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा पहले। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r is removed from a bigger circular disk of radius 2r such that circumference of the disk coincide। बताइए एक बड़ा सा डिस्क है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बड़ा सा डिस्क है जिसकी रेडियस है आपकी 2r। इसमें से एक छोटा सा डिस्क हमने जिसकी रेडियस r है, मतलब 2r को डायमीटर मानते हुए ऐसे काट लिया, और इसकी सरकमफ्रेंस और बड़े वाले की सरकमफ्रेंस कोइंसाइड कर रहा है। तो जो मास है वो इतने में बचा है। हमें इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, वो भी इस पोजीशन से। कहाँ से? बड़े वाले के सेंटर से। तो हम यहीं पे ऑरिजिन मान लेंगे यार, 0,0। क्या तरीका था ऐसे क्वेश्चन को करने का, याद करिए। हम क्या करते थे, हम मास काटते नहीं थे, हम पूरे में मास मान लेते थे, और पूरे मास को हम पॉइंट मास यहाँ पे मानते थे। तो बताओ बड़े वाले का जो मास होगा m, वो होगा सिग्मा इंटू पाई 2r का स्क्वायर। तो जो मास हमको काटना है उसको हम m डैश बोल दें, वो होगा सिग्मा पाई r रेडियस का स्क्वायर। तो ये वाला मास बताओ पूरे वाले मास का m/4 है। तो हम क्या करते थे बेटा, हम पूरे मास को पॉइंट मास मानते थे, बड़े वाले के सेंटर पे m मास, और हमको जहां से मास काटना होता था, हमको मास यहां से काटना है, तो हम मास काटने की वजह इसके सेंटर पे एक पॉइंट मास यहाँ पे रखते थे, और वो भी नेगेटिव मास रखते थे माइनस का m/4। अब ये सवाल 2 पॉइंट मास का हो गया, एक m मास जो 0 0 पे है, और दूसरा माइनस m/4 जो कि -r,0 पर है। ठीक है, -r,0 पे। अब ये क्वेश्चन 2 पॉइंट मास का है और हमें इसका XCM निकालना है। तो XCM बराबर, और अब हम लगा देंगे m1 x1 प्लस m2 x2। तो बताओ m1 कैपिटल M, इसका x कोऑर्डिनेट 0, दूसरा मास -m/4, इसका x कोऑर्डिनेट -r अपॉन m1 प्लस m2। तो जरा गौर से देखिए, XCM बराबर यहाँ पे बताओ m/4, इधर बच रहा 3m/4। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं ये r/3 आ रहा है। कितना आ रहा है? r/3। जबकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि वो कहां पर है, वो पोजीशन इन्होंने दी है हमको अल्फा r, और तुम्हारा आ रहा r/3। तो बताओ अल्फा की वैल्यू हमारी 1/3 हो गई, तो हमारा आंसर ए पार्ट हो जाएगा, राइट।
जरा जवाब दीजिए, क्या तरीका था ऐसे क्वेश्चन को करने का। हम पहले मानते थे हमने कोई भी मास नहीं कट करा, पूरे मास को हम पॉइंट मास मान लिए बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे। जो मास हमको काटना था हम काटने की बजाय उसी के बराबर साइज का नेगेटिव मास लेकर के आते थे, और जहां से काटना होता था उसके सेंटर पर एंटी मास रखते थे, और फिर हम करते थे 2 पॉइंट मास का क्वेश्चन है, एक्सियम निकालना है। राइट, कन्फर्म करो बच्चों, ये बात समझ में आ गई है। रिप्लाई करिए, ये बात एकदम कन्फर्म है, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए यहां से हम लोग आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सवाल पढ़ लीजिए जरा, 3rd नंबर। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं ए हेमिस्फीयर एंड ए सॉलिड कोन ऑफ सेम डेंसिटी हैव ए कॉमन बेस, दोनों का बेस कॉमन है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर कोइंसाइड विद द कॉमन बेस, जो सेंटर ऑफ मास है वो कॉमन बेस के सेंटर पे है। इफ r इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड h इज द हाइट ऑफ द कोन, देन h बाई r विल बी, ध्यान दीजिए सवाल कुछ ऐसा, ये एक सॉलिड कोन है और इसके बेस पर एक हेमिस्फीयर है, ऐसे कह रहे हैं इस स्ट्रक्चर का जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर है, ये कॉमन सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, ये जो हाइट दी गई है ये h दी गई है, तो याद करो सॉलिड कोन का जो अपना सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है बेटा h/4 हाइट पर। ये सॉलिड कोन है तो यहां पे हो गया m1 मास, और m1 की वैल्यू होगी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r²h। अब आज जो हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से बताओ कितना नीचे होता था, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, इसको m2 कह रहा हूं मैं, और ये होता था 3r/8 नीचे। ये सब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 3r/8 दूरी पर होता है, जबकि सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास h/4 पर होता है। अच्छा, इसके जो m2 की वैल्यू होगी, तो इसका जो m2 होगा वो डेंसिटी सेम है, रो इंटू 2/3 पाई r3। अब आपको पता है बेटा ये सवाल एक लाइन का सवाल बन के रह गया। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास m1 m2 का यहां पर है ये। चलो अगर हम यही ऑरिजिन मान लें, तो क्या मैंने तुमको एक बात सिखाई थी कि सेंटर ऑफ मास जहां पे पाया जाता है उसके दोनों तरफ मास का मूवमेंट बराबर होता है। सेंटर ऑफ मास जहां पे पाया जाता है उसके दोनों तरफ मास का मूवमेंट बराबर होता है। तो बताओ ये सेंटर ऑफ मास है तो इसके दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर, तो बताओ मास मूवमेंट m1 का m1 इंटू h/4, m2 से दूरी 3r/8, तो m2 इंटू 3r/8। ये बताइए हमने मास मूवमेंट बराबर कर दिया। बोलिए, अब जरा सोचिए, यहां पर m1 की वैल्यू थी रो इंटू 1/3 पाई r²h इंटू h/4 बराबर m2 की वैल्यू है रो इंटू 2/3 पाई r3 और इंटू बताइए 3r/8। अब जरा कैलकुलेशन देखिए, 1/3 रो 1/3 पाई कट गया, 1/3 पाई रो कट गया, r² से ये r भी कट गया, r बचा केवल, यहां बचा बेटा h²/4, 2 से ये 8 कटा तो 3r²/4, 4 से 4 भी कट गया बेटा। तो यहां से देखो कैलकुलेशन जरा, h²/r² बराबर 3, तो h/r की वैल्यू बताओ बेटा √3 हमारा आंसर हो गया। आंसर फर्स्ट हो जाएगा √3। हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, जहां सेंटर ऑफ मास होता है उसके दोनों तरफ मास का मूवमेंट बराबर होना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास वहां पे रुकता है। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो जरा बेटा। ए रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बताओ जो लैम्डा है वो बराबर kx है,
एक्स के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल है लीनियर मास डेंसिटी। तो हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यार ये एक रॉड है, इस एंड से एक्स दूरी पर लीनियर मास डेंसिटी ऐसे वैरी कर रहा है, तो हम जनरल एक्स पे जाके डीएम मास लेते थे। ये कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है और इस डीएम मास को हम लोग डिफरेंशियल मास मानते हुए फिर बताओ एक्स सीएम निकालते थे। इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्स, नीचे इंटीग्रल ऑफ डीएम। बताओ ये जो ऊपर लिखा है इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्स, ये टोटल मास मूवमेंट और नीचे टोटल मास। तो बताओ एक्स सीएम बराबर डीएम की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू एक्स, और नीचे देखो लैम्डा डी एक्स। अच्छा लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा की वैल्यू है के एक्स, तो ये ऊपर हो गया के एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे हो गया के एक्स डी एक्स। और लिमिट लगाओगे बेटा 0 to L, के से के तो कट गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से बताओ जो एक्सियम आ रहा है ये हुआ एक्स क्यू बाई 3, लिमिट लगेगा 0 to L, नीचे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगा 0 to L। तो देखो भाई ये एल क्यू बाई 3 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बाई 2, आंसर आएगा बेटा 2L बाई 3। अब एल की वैल्यू देखो सवाल में, क्वेश्चन पढ़ लो, एल 3 मीटर है तो 3/3 आंसर आएगा हमारा 2 मीटर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस एंड से जहां से लीनियर मास डेंसिटी का वेरिएबल फंक्शन दिया है उससे 2 मीटर की दूरी पर होगा सेंटर ऑफ मास। राइट, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बताओ यहां पे जो लीनियर मास डेंसिटी है अब की बार वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिया गया है। फिर से वही तरीका, हम एक्स सीएम निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्स, नीचे इंटीग्रल ऑफ डीएम, डीएम की वैल्यू होगी लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स, नीचे लैम्डा डी एक्स, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे है बताओ के एक्स स्क्वायर, लैम्डा का मतलब लीनियर मास डेंसिटी जो इन्होंने म्यू कहा है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ देखो जरा, ये लैम्डा जो है वास्तव में लीनियर मास डेंसिटी जो कि लैम्डा एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको के एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं इंटू एक्स डी एक्स, इस लैम्डा को हम के बोल दे रहे हैं और इसको लैम्डा लिख दे रहे हैं। राइट, एक ही बात है। तो यहां देखो के एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट लग जाएगा 0 to L। यहां बताओ इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स बचा, नीचे इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा, लिमिट बताओ 0 to L लग जाएगा। तो आंसर आप आ चुका है, बहुत करीब है आंसर के। इधर L की पावर 4/4, नीचे L क्यू बाई 3, आंसर हो गया 3L/4। और याद करो हमने आपको इसका एक ट्रिक भी बताया था, हालांकि ट्रिक का कभी सजेस्ट नहीं करता हूं मैं, तो इसलिए याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर n है, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता था उसका एक्सियम n+1 इंटू L/n+2 होता था, ये हमने क्लास में भी कराया था। तो सोचो अगर लैम्डा एक्स की पावर 1 के प्रोपोर्शनल, तो n को 1 रखो, 2L/3 आंसर, जो कि अभी निकल के आया था पिछले सवाल में। अगर एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो n की जगह 2 रखो, तो 3L/4 आंसर, जो कि अभी भी आ रहा है। और अगर लैम्डा एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट, तो एक्स की पावर 0, तो n को 0 रखो तो L/2 आंसर। यानी यूनिफॉर्म अगर रॉड होगा तो सेंटर ऑफ मास मिड पे होगा। राइट, तो इसको लोग ट्रिक बोल देते हैं, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, आप तरीका सीखिए। राइट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल पढ़ लीजिए जरा। ए पुली फिक्स टू द सीलिंग कैरी ए स्ट्रिंग विद ब्लॉक मास M3M अटैच टू द एंड, द मास ऑफ द स्ट्रिंग एंड द पुली आर नेग्लिजिबल। यानी आइडियल पुली है, आइडियल स्ट्रिंग है। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज इट्स सेंटर ऑफ मास मूव्स विद एक्सेलरेशन। कह रहे हैं जब इस सिस्टम को छोड़ा गया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये सीलिंग है,
यहां एक आइडियल पुली है, एक तरफ मास m है और दूसरी तरफ बेटा मास हमारा 3m है। जब इस सिस्टम को छोड़ा गया तो इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है वो यहां कहीं होगा बीच में 3m के पास, ये सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले तो बताओ बेटा, अगर ये नीचे a से जाएगा तो ये ऊपर a से जाएगा। चलो इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी, यहाँ टेंशन T होगा, इसके लिए इक्वेशन होगी 3mg माइनस T बराबर 3ma। इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी T माइनस mg बराबर ma। दोनों को ऐड कर दीजिए, T से T कट गया, 2mg बराबर 4ma, m से m गया, a बराबर आ गया g/2। देख लो भाई, a की वैल्यू g/2 इन दोनों का एक्सेलरेशन, लेकिन हमको एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का चाहिए। तो याद करो ACM निकालने का तरीका, m1 के साथ a1 वेक्टर, m2 के साथ a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास। चलो भाई m1 अगर हम 3m को मान लें तो 3m इंटू g/2 नीचे की तरफ, तो माइनस g/2 लिख रहा हूं मैं, डाउनवर्ड को माइनस लिख रहा हूं, अपवर्ड को प्लस। हमने साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव, कुल मिलाकर के ये माइनस जे कैप, ये प्लस जे कैप, प्लस ये मास हुआ m और ये g/2 प्लस का है ऊपर की तरफ। इधर देखो 3m प्लस m, गौर से देखो m तो घट गया, 3g/2 g/2, तो 2g/2 बचा, यानी g बचा माइनस का। तो ये देखो g/4 आ रहा है और माइनस का आ रहा है, माइनस ये बता रहा है कि डाउनवर्ड, तो आंसर होगा g/4 और डायरेक्शन है माइनस j डाउनवर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। रिप्लाई करिए, एकदम क्लियर है? जवाब दीजिए। हो गया? स्पीड कम करना है क्या भाई? स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है? चलिए स्पीड थोड़ा डाउन करते हैं। ओके ओके, और लोग बताइए, जितने लोग देख रहे हैं स्पीड के बारे में बताइए। स्पीड फास्ट है कि ठीक है? नहीं सर, सही लिख रहे हैं कुछ लोग। रोजी फातिमा बोल रही सही है सर। थोड़ी ज़्यादा, चलो थोड़ा सही करते हैं, थोड़ा स्लो कर देते हैं, ठीक है? सही है सर, बहुत सारे लोग सही भी बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, चलिए मैं थोड़ा सा स्लो कर दे रहा हूँ आप लोगों के फरमाइश पर, ठीक है? चलिए आप लोग पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नोट कर लीजिए। इसे नोट करिए, और नोट करने से ज़्यादा समझने पे ध्यान दो बेटा। ये नहीं कि आपका मतलब नोट करना, आप तरीका सीखिए, पर खुद से भी कर सकते हैं। आप तरीके पे ध्यान दीजिए, और ये लेक्चर चैनल पे रहेगा हमेशा, आप दोबारा भी देख करके फिर से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये लेक्चर चैनल पे हमेशा रहेगा, तो आप ये ना सोचो कि लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेक्चर रहेगा पब्लिक, आप कभी भी दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए थोड़ा स्लो करते हैं। अब बताइए, इस सवाल से आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल पढ़िए 7 नंबर। ए बॉय ऑफ मास 40 kg stand on a railroad car of mass 60 kg moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले देखो, जितना कहा गया हम उतने का फोटो बनाएंगे। हमारे पास सवाल में ये एक रेल रोड कार है, ये रेल रोड कार है, ये हॉरिजॉन्टल रोड पर रेल्स पर ऐसे चलेगा। रेल्स मतलब ये पटरी है, इस पटरी पर ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है? कार का मास है 60 kg
और इसके ऊपर एक लड़का है, उसका मास है 40 केजी, 40 केजी, और ये रेल रोड कार इधर जा रहा है, मान लो कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक, ये फोटोग्राफ इनिशियल है। अब बताओ स्पीड ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब कह रहा है नाउ द बॉय बिगिन टू रन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द कार। ध्यान दीजिए सवाल में क्या बोला गया है कि वो लड़का 5 मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू करता है, किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। बताओ अगर लड़के की स्पीड कार के रिस्पेक्ट में दी गई है तो ये बताओ रियल वेलोसिटी है कि रिलेटिव वेलोसिटी है? रिप्लाई करिए, ये रियल वेलोसिटी है कि रिलेटिव वेलोसिटी है? ये रियल वेलोसिटी है या रिलेटिव है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है। लेकिन याद करो मैंने आपको सिखाया था कि जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं तो हमेशा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रखते हैं, राइट? हम लोग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रखते हैं वेलोसिटी। ओके, अब देखिए जरा, तो सबसे पहले समझिए ये पर्सन, ये ट्रॉली है। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। अब वो पर्सन रन करना शुरू करता कितनी वेलोसिटी से, 5 से। ये वो पर्सन है, ये इस ट्रॉली पे भागने लगा 5 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और ट्रॉली मान लो इधर जा रहा, जाने लगा v वेलोसिटी से, राइट? ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो मुझे वेलोसिटी बनानी पड़ेगी इस पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आप हमें एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सिखाया था क्लास में कि जब भी ऐसा बोला जाए कि ये पर्सन ट्रॉली के रिस्पेक्ट में तेज जा रहा है तो ये पर्सन की वेलोसिटी ट्रॉली की पहले वाली स्टेज के रिस्पेक्ट में होगा कि बाद वाली स्टेज के रिस्पेक्ट में होगा? ये पहले रिप्लाई करिए। ये 5 मीटर पर सेकेंड इस 10 के रिस्पेक्ट में होगा कि v के रिस्पेक्ट में होगा? उसके रन करने के पहले वाली स्टेज के रिस्पेक्ट में कि बाद वाली स्टेज के रिस्पेक्ट में? जवाब दीजिए। बताइए भाई, किस स्टेज के रिस्पेक्ट में होगा? बाद वाली। वेरी गुड। तो पहले हम इस 5 मीटर पर सेकेंड को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दो बेटा, इधर वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 5 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ v आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर निकालना है इन दोनों को ऐड करो तो 5 प्लस बी आई कैप, 5 प्लस बी आई कैप आ गया। अब जरा सोचो, अब मैं लगाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों? जब ये इस पर चल रहा होगा, इस पर इंपल्स इधर और इस पर इंपल्स इधर, और वो इंपल्स कंबाइंड के लिए इंटरनल होगा। तो मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो P इनिशियल बराबर P फाइनल, कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूं। तो रन करने के पहले टोटल 100 केजी बॉय और ट्रॉली का मास मिला के 10 की वेलोसिटी जा रहा है 10 आई कैप। बाद में बॉय का मास 40 केजी अर्थ के रिस्पेक्ट में 5 प्लस बी से जा रहा है आई कैप, और 60 केजी वी आई कैप से जा रहा है। हमको बताओ वी निकालना है। आई कैप पूरे से हट गया, ये देखो क्या 1000 हुआ, ये देखो 200 हुआ, प्लस 100 भी हो गया, ये देखो इधर लाओ 800 बचा, 8 आ गया। तो यहां से बताओ v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ चुका बेटा, आंसर सेकेंड। आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ो। चलिए भाई आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक बात और बता दें, ये वीडियो रहेगा, आप रोक करके पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर आप लाइव स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब तो बिल्कुल दिमाग में रखिए, स्पीड स्लो फास्ट आपको रुकना है। आप अपना वीडियो रोक लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर चालू कर लीजिए। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, राइट। तो स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा कि हमें नोट करना, आप रोक करके पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, राइट। तो वो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी बॉडी इंक्रीजेज बाई 0.1%। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम पूछा है। तो बताओ बेटा, बहुत स्मॉल चेंज है 0.1, तो इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन वाला मेथड, एरर मेथड लगा सकते हैं। मैंने कहा था अगर 5% के नीचे परसेंटेज चेंज हो तो आप एरर मेथड लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन के ही बराबर होता p²/2m। दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग काइनेटिक एनर्जी ये हुआ देखो 2 log p माइनस log 2m। 2m कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर दो 1/k dk/dt, dt हटा दे रहे 2/p dp, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो यहां से देखो रिलेशन आ गया dk/k, हम चलो 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2/p dp इंटू 100। ये देखो क्या लिखा है, ये लगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कितना दिया 0.1%। ध्यान में रख रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है 2 टाइम्स, और इतना लिखा है ये परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। देख लो बेटा, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है। दिया गया है, कितना दिया गया भाई 0.1, ये 0.1% है, 2 टाइम्स ऑफ ये हमको निकालना है dp/p इंटू 100। तो आंसर बताओ हमारा dp/p/100 इंटू 100, ये आ गया 0.05 आंसर। आंसर हमारा ए पार्ट, परसेंटेज इंक्रीज आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। जब भी स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए डिस्कशन होता था तो हम लोग एरर मेथड लगाते थे, जिसमें हम लोग लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करते थे। वर्क पावर एनर्जी में ऐसा सवाल कराया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A body of mass 0.5 kg projected under the gravity with speed 98 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal. Change in momentum of the body when it strike the ground. बताओ भाई, हमने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पर फेंका है, 98 मीटर पर सेकंड से फेंका। तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी बात है, ये ऐसे गया, यहां गिरा, ये u है 98 और ये एंगल है 30। तो इधर मोमेंटम होगा mu cos 30, इधर मोमेंटम होगा mu sin 30। ठीक है, अब आओ, जब ये यहां टकरा रहा होगा u से ही टकराएगा, 30 पे ही टकराएगा, इधर मोमेंटम होगा mu cos 30, नीचे की तरफ मोमेंटम होगा mu sin 30। तो अगर हमको चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो मैं लिखूंगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। क्यों भाई, बताओ बेटा, फाइनल मोमेंटम में आप लिखोगे mu cos 30 i कैप माइनस mu sin 30 j कैप।
ये फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एम यू कॉस 30 आई कैप, और ये प्लस एम यू साइन 30 जे कैप। बोलो भाई, तो एम यू कॉस 30 कैंसिल, ये आ गया 2 एम यू साइन 30, और डायरेक्शन होगी बेटा माइनस जे कैप। हालांकि सवाल में डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हमारा आंसर यही है। तो मॉडुलस ऑफ चेंज इन मोमेंटम 2 टाइम्स, एम की वैल्यू बोलो 1/2, यू बोलो 98, साइन 30 बोलो 1/2, आंसर आया 49 न्यूटन सेकेंड पार्ट। देख लीजिए भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बढ़िया सवाल है, सवाल पढ़ लीजिए। हमको मोमेंटम दिया है टाइम के साथ, ए ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है कॉस के टी आई कैप माइनस साइन के टी जे कैप, ये हमको मोमेंटम दिया। हमको फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल निकालना, तो पहले मैं फोर्स निकालूंगा। फोर्स होता है डी वाई बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो एक के बाहर हो गया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन के टी आई कैप, साइन का कॉस के टी जे कैप, ये हो गया। बताओ फोर्स वेक्टर। अगर इनके बीच का एंगल निकालना, जरा इनका डॉट प्रोडक्ट चेक करो, एफ डॉट टी, फोर्स और मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट, ये हुआ देखो बेटा ए स्क्वायर के बाहर, आई का आई से तो माइनस साइन के टी कॉस के टी, माइनस माइनस प्लस साइन के टी कॉस के टी, ये नंबर बेटा हुआ कैंसिल, तो ये 0 आ रहा है। तुम खुद बताओ, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या 90 होगा? यानी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोमेंटम, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोमेंटम, इसका मतलब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, राइट। और इसका मतलब पार्टिकल का पाथ होगा सर्कल। हालांकि पाथ नहीं पूछा हमसे बस एंगल पूछा था, तो आंसर 90। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक बॉम्ब है 9 kg का, ये मान लो एक बॉम्ब था 9 kg का, ये पहले रेस्ट में था, अचानक से ये 2 टुकड़ों में टूट गया, एक मास 3 kg और एक मास हो गया 6 kg। वेलोसिटी ऑफ 3 kg मान लो ये इधर जा रहा है 1.6 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको पता है ये इधर जाएगा v वेलोसिटी से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये शुरू में रुका था तो जब ये फट रहा होगा, इधर समझा दें, जब ये ऐसे एक्सप्लोजन हो रहा होगा, ऐसे क्रैक हो रहा होगा, तो इस पर इंपल्स इधर आया होगा, इस पर इंपल्स इधर आया होगा। तो देखो ये वाले टुकड़े से अगर पूछे तो ये कह रहा मुझे इधर झटका मिला, तो ये इधर चला गया। इससे मुझे कह रहा मुझे इधर एक झटका मिला, कह रहा मैं इधर चला गया। लेकिन बताओ अगर हम इनके कंबाइंड से पूछें तो ये इंपल्स कंबाइंड के लिए कैसा है? इंटरनल, यानी कंबाइंड सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है। वो अगर कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं तो हम कंबाइंड का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। तो मैं यहां लिख रहा हूं कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन, कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन। ये कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने लगा दिया। इनिशियल मोमेंटम देखो बेटा 0 था,
इसका मोमेंटम हुआ माइनस का 3 इंटू 1.6। चाहो तो माइनस आई कैप लिखूं, मैंने माइनस लिखा केवल। इधर देखो प्लस का 6 इंटू वी, तो वी बराबर आ गया बेटा 0.8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई 6 kg की। लेकिन हमसे बताओ काइनेटिक एनर्जी पूछी है, काइनेटिक एनर्जी होता हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू 6 और ये वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3 और 0.8 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 0.64। आंसर बताओ 1.92 जूल। थर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहा है। ये सभी क्वेश्चन हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन पे आ गए हैं। कह रहे एन एक्सप्लोजन ब्लो ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स, 2 parts go off at right angle to each other. These two are 1 kg, first part moving with 12 meter per second and 2 kg, second part moving with velocity 8 meter per second. Third part fly off with velocity 4 meter per second. Then its mass. ध्यान दीजिए, ये एक बड़ा सा हमारे पास एक रॉक है जो कि शुरू में रेस्ट पे है, अचानक से 3 टुकड़ों में टूटा, जिसमें से एक टुकड़ा है 1 kg, ये मान लो 1 kg, ये जा रहा मान लो x के लॉन्ग, और ये सवाल में दिया गया 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एक टुकड़ा है 2 kg और ये बताओ y के लॉन्ग परपेंडिकुलर जा रहा है इसके, और वो मान लो 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो बताओ जो तीसरा मास है उस मास की वैल्यू हमको निकालनी है। हमने मान लिया m मास, और वो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, मैंने मान लिया वो इधर कहीं 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो बताओ तीनों का मिलाकर के मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोजन के दौरान जो भी इंपल्स आए होंगे, बताओ वो इंपल्स कंबाइंड के लिए कैसा होगा, इंटरनल। तो मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो देखो इनिशियल मोमेंटम इसका 0 है, इसका मोमेंटम देखो 1 इंटू 12 आई कैप। या मैं एक काम कर रहा हूं, पहले मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूं, पहले मैं ऐसे लिख दे रहा हूं थोड़ा सा कि ये 0, इसको लिख दे रहा हूं P1 वेक्टर, P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। ऐसे लिखना थोड़ा सही लग रहा मुझे। अब देखो P3 वेक्टर बराबर माइनस टाइम P1 प्लस P2, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं मॉडुलस ले लूं तो ये मॉडुलस बराबर होगा, तो P3 का मॉडुलस देखो m इंटू 4 है, m इंटू 4 मैग्नीट्यूड, और ये मॉडुलस देखिए जरा P1 प्लस P2 का मॉडुलस, ये देखो 12 आई कैप, और ये 2 इंटू 8 16 जे कैप, इसका मॉडुलस आ गया। अच्छा देखो यहां से m निकालना है, 4 का तो डिवाइड ही हो गया, तो 3i प्लस 4j का मॉडुलस, और इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा, आंसर 5 kg। सवाल खत्म। हमने क्या करा, इनिशियल मोमेंटम 0, तो इन तीनों का मिलाकर के मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो 0 के बराबर करा। P3 बराबर आ गया माइनस P1 प्लस P2 वेक्टर एडिशन, तो P3 का मैग्नीट्यूड हो गया इस दोनों का ये वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों 90 पे थे। ये मोमेंटम लिखा है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये आई कैप और ये जे कैप। बताइए भाई, तो वहां से कोई दिक्कत? इसमें से कोई पूछ रहा है ये कौन सी बुकलेट है बेटा, क्लास में पार्ट 1 करके बुकलेट मिली है, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन निकालिए। मोहम्मद आकिब, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सवाल में कह रहे हैं ए बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी ब्रेक इनटू टू पार्ट ऑफ अनइक्वल मास। देखिए भाई, कोई बॉडी ऐसे आ रही थी अंडर ग्रेविटी, यहां आके अचानक से दो टुकड़ों में टूट गया। तो जब ये दो टुकड़ों में टूटेगा तो एक टुकड़ा इधर भागेगा, दूसरा इधर भागेगा, राइट। लेकिन बताओ जरा, जो इंपल्स आया होगा इस पर झटका इधर लगा होगा, इस पर झटका इधर लगा होगा, लेकिन ये इंपल्स बताओ कंबाइंड के लिए कैसा होगा, इंटरनल। अगर ये इंपल्स कंबाइंड के लिए इंटरनल, तो जो इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास है ये कहेगा नो इंपल्स, नो इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये कहेगा दैट इज नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में इंपल्स नहीं, उस डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज भी नहीं होगा। तो बताओ ये कहेगा जब मैं आ रहा था तो बताओ पूरी वेलोसिटी वाई के लॉन्ग लेके आ रहा था, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो बताओ इन दोनों का जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है ये वाला, ये बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल में पहले से वेलोसिटी जीरो है तो हमेशा इसकी वेलोसिटी यानी VCM एक्स के लॉन्ग कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसकी एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी चूंकि जीरो है तो हमेशा के लिए एक्स के लॉन्ग जीरो ही रहेगी, यानी सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा सीधा, यानी ऐसी स्टोरी होगी। ये इधर प्रोजेक्टाइल में, ये इधर प्रोजेक्टाइल में, सेंटर ऑफ मास ऐसे नीचे आ रहा होगा वाई डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो इंपल्स आया है वो कंबाइंड के लिए इंटरनल है और उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम को चेंज नहीं किया। चूंकि सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में पहले से कोई वेलोसिटी नहीं रख रहा था, तो बाद में भी कोई वेलोसिटी नहीं रखेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। बेटा विदाउट पेन भी बता सकता हूं, लेकिन वही बात है, अभी लाइव हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि थोड़ा सा ऑफलाइन में क्या होता, आमने सामने मैं आपको समझा लेता हूँ बड़े आराम से। अब इसमें तो आप मुझे दिख नहीं रहे ना, तो इसलिए हम लोग विदाउट पेन वाला मेथड यहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास में करते हैं वो सब मेथड यूज। अब देखिए सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। ये बेटा 45 डिग्री है। सवाल पढ़ो, ए बॉम्ब ऑफ मास 4m is projected at an angle of 45 degree with horizontal while moving on a parabolic path explode at highest point. It break into two part of mass ratio 1:3 में टूट गया है। Smaller part coming to rest, range of this projectile was 60 meter in the absence of explosion. The distance of second part from the point of projection when it strike the ground. ध्यान दीजिए, सवाल में हमसे ये बोला गया है कि एक 4m मास है, ध्यान देना बेटा। तो ये 4m मास पूरा ऐसे प्रोजेक्टाइल में जाता और ये 60 था, ये हमको 60 मीटर दिया गया है। यहां पहुंचने पर मैक्सिमम हाइट पर ये दो टुकड़ों में टूटा, दो टुकड़ों में टूटा। एक हो गया m जो कि रेस्ट पे आ गया अचानक से, और एक हो गया 3m जिसमें अच्छी खासी रफ्तार होगी एक्स के लॉन्ग। तो ये वाला पार्टिकल m मास तो ऐसे गिरेगा यहां, और ये 3m बताओ यहां कहीं दूर गिरेगा। ये 3m होगा दूसरा टुकड़ा। इसका रास्ता क्यों बदल गया? क्योंकि इस पर एक झटका लगा और इसका मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी बदल गई। लेकिन बताओ जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है वो कहेगा जब एक्सप्लोजन हुआ तो मुझ पर कोई एक्सटर्नल झटका नहीं लगा, मुझ पर कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं लगा। तो कॉमन सेंटर ऑफ मास कहेगा मैं तो उसी रास्ते जाऊंगा
जिस रास्ते पहले जा रहा था, तो कॉमन सेंटर ऑफ मास तो यहां पे गिरेगा। ये जो एम मास है अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन में आएगा, ऐसे यहां गिरेगा। 3m मास पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहां गिरेगा, और हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिनल पाथ फॉलो करके यहां पे पहुंचेगा। राइट। चलो भाई, मान लो ये सेंटर ऑफ मास से x दूरी पे गिरा। अच्छा, ये 60 है तो ये 30 होगा। हमने आपको क्या सिखाया था कि जहां सेंटर ऑफ मास होता है उसके दोनों तरफ मास का मूवमेंट बराबर होता है। क्या मैंने ये बात सिखाई है आपको कि जहां सेंटर ऑफ मास पाया जाता है उसके दोनों तरफ मास का मूवमेंट बराबर होता है। अच्छा, कोई बताएगा सेंटर ऑफ मास ने अपनी पोजीशन या अपना पाथ चेंज नहीं करा, वो जिस प्रोजेक्टाइल में आना चाहता था उसी पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि रास्ते में जो एक्सप्लोजन हुआ, जो इम्पल्स या जो झटका लगा, वो इंडिविजुअल के लिए एक्सटर्नल है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल कह रहा है कि मैंने झटकों को महसूस किया है, मेरा मोमेंटम, मेरा रास्ता बदला है। लेकिन कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कह रहा है कि इम्पल्स में जो एक्सप्लोजन में इम्पल्स आया है वो इंटरनल है, उसने मेरे मोमेंटम को नहीं बदला है, मेरा रास्ता चेंज नहीं करेगा। और वो कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल इम्पल्स है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। इसलिए कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का रास्ता चेंज नहीं हुआ। तो देखो, सवाल एक लाइन का हो गया। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहां गिरा, m मास यहां गिरा, 3m मास यहां गिरा। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहता है मैं जहां पे होता हूं उसके दोनों तरफ मास का मूवमेंट बराबर होता है। तो बताओ, इसके अबाउट m इंटू 30, ये m का मूवमेंट बराबर 3m इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू बेटा 10 आ गई। हमसे पूछा है बताओ, ये अगर 10 आ गया तो बताओ जो 3m है वो प्रोजेक्शन पॉइंट जहां से फेंका गया था वहां से कितनी दूरी पे गिरा? तो यार ये दूरी 60 है और ये 10, तो आंसर हो जाएगा 70 मीटर। बताओ जो 3m मास है वो प्रोजेक्शन पॉइंट से कितनी दूरी पे जाके गिर रहा है? 70 मीटर। एक लाइन का सवाल है बेटा, एक लाइन का। केवल सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर करना है, और मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा। नीचे होगा, नीचे देखो, ठीक है। अब ध्यान दो, लोग कह रहे हैं वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं? ध्यान दो इधर। जब मैक्सिमम हाइट पर एक्सप्लोजन हुआ तो इसकी वाई के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं थी, वाई के अलोंग मोमेंटम 0 था। तो इन दोनों को मिलकर के भी वाई डायरेक्शन में मोमेंटम 0 रखना पड़ेगा। इसने वाई के अलोंग 0 रखा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे 4m का वाई के अलोंग मोमेंटम 0 था क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोजन हुआ। तो इन दोनों को वाई के अलोंग मोमेंटम 0 रखना है। और ये कह रहा है मैंने तो 0 ही रखा है। तो बताओ, दूसरा कहेगा मुझे भी वाई के अलोंग 0 रखना है, इसलिए इसको भी वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी। राइट। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आप लोग बताइए। अब मास का मूवमेंट दोनों साइड बराबर कैसे? ये बेटा क्लास आपने करी होगी, मैंने सब सिखाया है आपको कि सेंटर ऑफ मास जहां पाया जाता है उसके दोनों तरफ मास का मूवमेंट बराबर होता है। ये मैंने आपको क्लास में कराया है। राइट, नोट करिए इसको। वाईफाई चेक करो, वाईफाई। ओके बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं चेक करता हूँ इसमें। वाईफाई तो भाई कुछ
आप लोगों को दिख रहा है? आगे बढ़ रहे हैं। आवाज सही आ रही है? लेक्चर बेटा आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या वजह क्या है इसकी? ओके, अभी रुकिए 1 मिनट, ट्राई करते हैं। बच्चों अभी भी दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 14 तक हम लोग कर चुके हैं। उसको दोबारा से कर दो लाइक। नए सिरे से आ जाए। जो लोग मेरे चैनल पे हैं, जो लोग मेरे YouTube चैनल पे हैं, वो लोग, मैं दोबारा से उस चैनल पे लाइव हो रहा हूँ। जो लोग ओमेगा पे लाइव हैं वो लोग देखते रहें, उनका कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा चैनल पे जो लोग लाइव हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग मेरे चैनल पे लाइव हैं उनके लिए मैं दोबारा से लाइव आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल।
इसको बंद कर दीजिए। जो लोग मेरे YouTube चैनल पे हैं, अभिषेक दिवोलिया YouTube चैनल पे हैं, वो लोग ओमेगा चैनल पे आ जाए तुरंत। उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए पढ़ते हैं। सवाल में कहा जा रहा है ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट 80 मीटर। बताइए हम लोग 80 मीटर हाइट से पार्टिकल को छोड़ रहे हैं और कहा जा रहा है व्हेन द बॉल इज एट 60 मीटर। जब ये 20 मीटर नीचे आ गया, यहां पे 20 मीटर नीचे आ गया, तो देखो 20 मीटर नीचे आने में टाइम एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू 0 है तो 20 मीटर नीचे आने में टी स्क्वायर बराबर 4, टी बराबर आ गया 2 सेकेंड। अच्छा पूरा 80 मीटर आने में टाइम तो 80 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर 16, टी बराबर 4 सेकेंड। इसका कुछ मतलब समझे, यहां से यहां तक आने में 2 सेकेंड, और ये जो अगला 60 मीटर है इसमें भी टाइम 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हुआ एक्सप्लोजन, पढ़िए सवाल। 1:2 के मास में टूट गया, यानी अब ये हाइट बची 60 मीटर जिसको कवर करने में टाइम लगेगा 2 सेकेंड। एक पार्टिकल इधर चला, एक पार्टिकल इधर चला, इसका मास m, इसका मास 2m। ये 1:2 में टूटे हैं और ये वाला जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ बेटा इसकी वेलोसिटी चलो हम लोग निकाल लेते हैं। क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जरा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम 0 था, एक्स डायरेक्शन में पूरी की पूरी वेलोसिटी वाई के लॉन्ग है। तो देखो जब ये टूटेंगे तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी आ गई। तो हॉरिजॉन्टल में पहले मोमेंटम 0 था और बाद में देखो हॉरिजॉन्टल में इसका हुआ प्लस का m इंटू 20, इसका हुआ माइनस का 2m इंटू v। तो v की वैल्यू आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड। v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा सोचो 10 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड है, तो ये हॉरिजॉन्टली 20 की स्पीड से जा रहा है, 2 सेकंड में 40 मीटर चला जाएगा। ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टली कितनी स्पीड जा रहा है, 10 से जा रहा है। और अगर 10 की स्पीड जा रहा है तो 2 सेकंड में बताओ ये 20 मीटर चला जाएगा। तो ये दोनों पार्टिकल जहां गिरेंगे इनके बीच का गैप क्या बताओ 60 मीटर आ गया। ये इधर से 40 मीटर, ये इधर से 20 मीटर, तो इनके बीच का गैप 60 मीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अच्छा ये ध्यान दो, यहां जो वाई वेलोसिटी थी वो चेंज नहीं हुई। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो। सवाल पढ़िए। ए बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये एक m1 मास 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अनदर बॉडी ऑफ मास m2 एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन द बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर 2 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन m1। बताओ टकराने के बाद ये m1 जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी से 2 मीटर पर सेकेंड से, m2 उसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। सिंपल है। बताओ कोलिजन जब हुआ होगा तो जब ये टकराते हैं तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। ये लाइन लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इसी लाइन में लगता है इम्पल्स।
और ये इम्पल्स बताओ कंबाइंड के लिए इंटरनल है, तो हम कंबाइंड का मोमेंटम कर सकते हैं कंजर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इसका देखो 3m1 प्लस का दूसरे का 0, इसका 2m1 प्लस का इसका 5m2 प्लस का, तो m1 बराबर हो गया 5m2। हमको निकालना है m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 की वैल्यू 5:1, सेकंड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये सवाल हम लोग कोलिजन के कर रहे हैं। 70 नंबर सवाल पढ़ो। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इलास्टिक बोल दिया तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोल लेंगे हम लोग। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। तो बताओ एक 2 kg बॉडी है, टकराने जा रहा है, मान लो यू से टकराने जा रहा है, और दूसरा जो बॉडी है वो मान लो उसका मास हमको निकालना m जो कि रेस्ट पे है। करंट टकराने के बाद इट कंटिन्यू टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। ये जो 2 kg है वे u/4 से चलने लगा, और ये बताओ इधर जाने लगा मान लो v वेलोसिटी से। तो दूसरी बॉडी का मास हमसे पूछा है, तो बताओ एक इक्वेशन तो हम लोग बनाएंगे कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि जो इंपल्स आया होगा वो कंबाइंड के लिए इंटरनल होगा। तो इसका मोमेंटम 2u प्लस 0 बराबर 2u/4 प्लस mv। इधर ले आइए जरा, u/2 बचा, तो ये देखो 3u/2 बराबर mv, एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बनाएंगे। E बराबर 1 बराबर ऊपर के लिखते थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये बताओ सेपरेट हो रहा है प्लस b, ये सेपरेट नहीं हो रहा u/4 माइनस का, नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ये अप्रोच कर रहा है u और वो 0। तो देखो v बराबर आ गया 5u/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो v की वैल्यू रख दो 3u/2 m इंटू v की जगह 5u/4, u से u गया, इधर 2 बचा, m की वैल्यू आ गई बेटा 6/5 1.2 kg, आंसर 1.2 kg। राइट, आगे बढ़े। जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्या मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर दो बॉडी दोनों के मास बराबर और कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक, दो बॉडी मास बराबर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन, तो वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज मैंने पढ़ाया था इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, perfectly elastic head-on collision of two identical bodies, velocities are mutually exchanged. बताओ वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो एक आ रहा 3 से, दूसरा आ रहा -5 से,
तो पहले वाले को मिलेगा -5, दूसरे को मिलेगा +3। लास्ट आंसर। सवाल पढ़ लो। 2 इक्वल मास है और यहां पर कोलिजन बोला गया इलास्टिक। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉडी है तो उनमें वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाता है। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए सवाल। ए स्टील वॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, बताओ एक स्टील वॉल इज एट रेस्ट और एक रेडियस है 4 सेंटीमीटर मूविंग एट स्पीड। चलो भाई, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये टकराने जा रहा है 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और एक की रेडियस है 2 सेंटीमीटर जो कि रेस्ट पर है। तो सबसे पहले तो कोलिजन देखो परफेक्टली इलास्टिक है। कोलिजन के बाद हमें स्मॉलर बॉल इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो पहले तो एक बात बताओ, अगर इसका मास, यहाँ जो मास होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है और दोनों स्टील की हैं तो डेंसिटी दोनों में सेम होगी, यानी मास प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यू। तो अगर इसका मास हम m मान लें तो इसकी रेडियस 2 से 4 डबल है तो इसका मास 8m होगा। अगर रेडियस डबल तो 2 का पावर 3 8 टाइम्स मास। तो अगर ये m तो ये 8m। बताओ टकराने के बाद ये 8m मास, ये बड़ा मास है, छोटा मास तो ये इधर ही जाएगा। मान लो B2 से गया, इस पर इंपल्स इधर लगा होगा तो ये बताओ इधर जाने लगा B1 से। हमको ये B1 निकालने को बोला गया है। अच्छा देखो, इस पर इंपल्स इधर लगा होगा, इसमें 3 संभावना थी कि इसकी वेलोसिटी इधर ही जाए, कम हो जाए, ये रुक भी सकता है, बैक भी हो सकता है। लेकिन कॉमन सेंस काम करेगा कि अगर ये मास हैवी है, ज़्यादा मास है, तो ये लौटेगा नहीं, इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अपनी रफ्तार को थोड़ा कम करेगा। राइट, तो मैं बताओ इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। एक मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल बराबर P फाइनल। टकराने के पहले मोमेंटम 8m इंटू 81 प्लस का, दूसरे का 0, 8m इंटू B2 प्लस MB1, m पूरे से कट गया, ये हो गया 8B2 प्लस B1। इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। E बराबर 1, ऊपर बोलो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये बताओ V1 माइनस V2, और इधर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 81, तो V1 माइनस V2 बराबर 81। हमको V1 निकालना बेटा, तो V2 को हटाना पड़ेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8V1 माइनस 8V2 बराबर 648, यहाँ रख दो जरा, 648 बराबर माइनस 8V2 प्लस 8V1, दोनों को ऐड कर दो, ये कट गया देखो। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आ रहा है 2 इंटू 648 बराबर 9V1। तो यहाँ से देखो 9V1 बराबर 2 इंटू 648, V1 बराबर 2 इंटू 72, 144 आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट, जवाब दीजिए। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20। एक बात और बता दें हम आपको, हम सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन के बाद रोटेशन के भी न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी आगे इसके न्यूमेरिकल और कराएंगे, कल भी कराएंगे, कल का टाइम मैं भी बताऊंगा। उसके बाद रोटेशन के न्यूमेरिकल, ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल, ऐसे करते रहेंगे। राइट, आप लोग बस पढ़ते चलिएगा।
चलिए 20 नंबर पढ़ो सवाल। सवाल में कह रहे हैं ए न्यूट्रॉन कोलाइड हेड ऑन एंड इलास्टिक विद एन एटम ऑफ मास नंबर ए विच इज इनिशियली एट रेस्ट। बताओ न्यूट्रॉन का मास अगर m मान लें तो जिसका मास नंबर m है उसका a है, उसका मास हो गया ma। और ये बताओ रेस्ट पे था और ये टकराने आ रहा है मान लो u वेलोसिटी से। जरा सोचो न्यूट्रॉन होता है 0n1 और जिसका मास नंबर a होगा, अगर इसका मास m तो इसका मास ma हो जाएगा। समझ गए? तो जरा सोचिए, हमसे कह रहे हैं द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय द न्यूट्रॉन। करें न्यूट्रॉन के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन रिटेन होगा। तो बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का मास हमने m माना है तो हाफ mu², इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। कितना फ्रैक्शन रिटेन होगा। तो बताओ टकराने के बाद हमको तो इसके लौटने के चांस दिख रहे हैं क्योंकि छोटा मास है, बड़े मास से टकराएगा, बैक होगा। और ये बताओ मास राइट साइड मान लो B2 से चलने लगा तो हम B1 निकालेंगे पहले। तो एक इक्वेशन बनाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका मोमेंटम प्लस का mu, दूसरे का 0, इसका माइनस mv1 प्लस का mav2, पूरे से m कट गया, u बराबर माइनस v1 प्लस av2 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो ये सेपरेट होना चाहता है, ये भी सेपरेट होना चाहता है तो दोनों प्लस। अप्रोच में ये अप्रोच कर रहा है इसलिए प्लस, दूसरा 0। तो u बराबर v1 प्लस v2। हमको v2 हटाना तो a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो av1 प्लस av2 सेकेंड इक्वेशन। इसको यहां रखने जा रहा हूं तो au av1 प्लस av2। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट गया देखो भाई, इधर u कॉमन 1 माइनस a, इधर माइनस v1 कॉमन 1 प्लस a। तो v1 की वैल्यू आ गई u टाइम्स a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। ये आ गई कोलिजन के बाद वेलोसिटी। इस माइनस को मैंने अंदर कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है न्यूट्रॉन के पास हाफ mv1²। तो हाफ mv1 की वैल्यू रख दो u² a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो इनिशियल थी, इसका इतना फ्रैक्शन इसके पास रिटेन हुआ है, तो आंसर हमारा सेकंड। यानी देखो ये क्या निकल के आ गया, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आ रही है वो इनिशियल का a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 का स्क्वायर। तो इतने टाइम्स ही तो फ्रैक्शन है। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अरे a माइनस जेड कैसे होगा बेटा, मास चाहिए तुम्हें, इसका मास, इस एटम का मास चाहिए। तो इस एटम का मास नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला के ही तो बताया जाएगा। तो मास नंबर से ही तो डिसाइड होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ी पूछे हमसे। ये न्यूट्रॉन का मास, अगर इसमें एक ही न्यूट्रॉन है, इसमें जेड प्रोटॉन है, a माइनस जेड न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो टोटल मास ma हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 A neutron collide head-on and elastically with atom of mass number A। बताओ एक न्यूट्रॉन है, इसका मास अगर हम m मान लें और एक मास नंबर A है तो उसका मास ma हो गया। ये रेस्ट पे था और ये मान लो u से जा रहा है। और बताओ कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। क्या पूछ रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक, नो नो नो, फिर से बढ़िया सवाल गलत हो गया। ये 21 करना है। ए न्यूट्रॉन हेड ऑन कोलिजन विद स्टेशनरी ड्यूट्रॉन। बताइए कोलिजन किससे होने वाला है इस बार, ड्यूट्रॉन से होने वाला। तो E बराबर 1 है, न्यूट्रॉन होता है 0n1
और न्यूट्रॉन होता है 1s2। इसका मास अगर m तो इसका मास 2m। तो क्यों ना अगर हम न्यूट्रॉन का मास 1 मान लें तो इसका मास सीधा 2 मान लें, m 2m मानो, इससे अच्छा 1 और 2 मान लो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये मान लो u से जा रहा टकराने, और ये बताओ रेस्ट पे था। कह रहा है फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस ऑफ द न्यूट्रॉन। बताओ जरा, ये टकराने के बाद बैक हो गया B1 से, और ये मान लो इधर जाने लगा B2 से। हमको निकालना कितना फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस हुआ। तो पहले बताओ काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की हाफ m की जगह 1 मान लिया, u² था। बताओ कितना एनर्जी इसके बाद में बचेगा। तो एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका मोमेंटम 1 इंटू यू प्लस का दूसरे का 0 माइनस 1v1 प्लस 2v2। ये देखो u बराबर माइनस v1 प्लस 2v2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन E बराबर 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u। तो u बराबर हो गया v1 प्लस v2। ठीक है, हमको v1 निकालना बेटा। तो देखो v1 अगर निकालना है तो इनको जरा ऐड कर दो, तो 2u बराबर 3v2। तो v2 आ गया 2u/3, और v2 की वैल्यू आप यहां रख दो, तो v1 आ गया u/3। यानी न्यूट्रॉन की कोलिजन के बाद वेलोसिटी u/3। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इतनी थी, फाइनल देखो बेटा हाफ न्यूट्रॉन का मास 1, वेलोसिटी u/3 का स्क्वायर। तो ये देखो लिखा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mu² का 1/9। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 1/9 बचा। तो लॉस बताओ कितना हुआ। लॉस हुआ ke इनिशियल में से ke फाइनल घटा दो। न्यूट्रॉन का टोटल एनर्जी लॉस नहीं पूछ रहे हैं, हमसे न्यूट्रॉन का पूछ रहे हैं। तो बताओ न्यूट्रॉन की एनर्जी थी पहले ke इनिशियल, फाइनल बची ke इनिशियल बाई 9। तो पता बेटा ये क्या लिखा है, ये 8/9 ऑफ ke इनिशियल लॉस हुआ। कितना फ्रैक्शन लॉस हुआ, 8/9 फ्रैक्शन लॉस हो गया। बहुत ही आसान सवाल, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, इसी के आगे हम लोग कल लाइव क्लास करेंगे ओमेगा चैनल पे भी, और जो मेरा चैनल है यूट्यूब उस पर भी। कल की क्लास 2 बजे होगी लाइव। कितने बजे? 2 बजे लाइव क्लास लूँगा कल, पहले से टाइम नोट कर लीजिए। 2 बजे कल लाइव में आऊँगा, इसी के आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर दूँगा, उसके बाद फिर मैं रोटेशन के कराऊँगा, ऑप्टिक्स के कराऊँगा। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा न्यूमेरिकल डिस्कस करते चले जाएंगे। आप लोग ओमेगा ऐप पे लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिए। कल 2 बजे लाइव मिलते हैं।